हाय बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग? मिलके बहुत ज़्यादा हमेशा मुझे खुशी होती है। आज अपना इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, समझ रहे हो? लास्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हेडिंग हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कट चुकी है, पर कोई बात नहीं, चैप्टर तो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं ना। पहला टॉपिक है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बोले तो एमएनसी। होती क्या है देखो, अपने शब्दों में समझाऊं बिना पढ़े तो मतलब जो कंपनी है ना बहुत देशों में होती है वो होती है एमएनसी। उसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे गार्नियर बहुत देशों में चलती है, और बहुत सारी ऐसे ब्रांड आते हैं जो हर जगह बनते हैं, तो वो होते हैं एमएनसी। जैसे एग्जाम्पल और जैसे कोलगेट, पेप्सी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पेप्सी फॉरेन में भी बिकता है और इंडिया में भी बिकता है। उसकी कंपनी, उसके जो प्लांट है वो इंडिया में भी लगे हुए हैं, फॉरेन में भी लगे हुए हैं। एमएनसी का सबसे ढचाक मस्त एग्जाम्पल है पेप्सी कंपनी। MNCs आर कंपनी दैट हैव देयर ब्रांचेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन मोर देन वन नेशन। अच्छा, जिसकी ब्रांचेस या जिसे कह लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ सामान बनता है एक नेशन से ज़्यादा पे है, मतलब इंडिया में भी हो और यूएसए में भी हो, यूके में भी हो, तगड़ी तगड़ी। MNCs establish their factories and offices in regions where cheap labor, raw material and other resources are readily available. MNCs अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज वहाँ खोलती हैं जहाँ उन्हें सस्ती लेबर मिल जाए, सस्ता रॉ मटेरियल कच्चा सामान मिल जाए, और अदर रिसोर्सेज जो आसानी से मिल जाए। ऐसी ऐसी जगह खोलती है जहाँ उसे आसानी पड़े और सस्ता मर जाए। मतलब सब कोई उन्हें सस्ता सस्ता चाहते हैं। दिस मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज द प्रॉफिट। तो उनका जो सामान बनाने की कॉस्ट होती है, खर्चा आता है, वो कम होता है और प्रॉफिट झांकी की तरह बढ़ जाता है, मस्त बढ़ जाता है प्रॉफिट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अरे जब बाहर के देश तुम्हारी कंट्री में पैसा लगाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब तुम लोग बाहर की कंट्री में लगाओ तो वो उनके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एमएनसी इन अ कंट्री फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। क्या बात है। सपोज पेप्सी की कंपनी ने इंडिया में प्लांट लगाया तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पेप्सी बाहर की कंपनी है और उसने अगर यहाँ प्लांट और इंडस्ट्री खोली या फैक्ट्री कुछ भी खोली तो वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Investment by an MNC in a country for setting up factories or offices. Thus, the money spent for buying land, building, machines, and other equipment for starting production by an MNC is called foreign direct investment. मतलब जो भी पैसा खर्च होता है कंपनी का लैंड खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, मशीन खरीदने में और भी इक्विपमेंट खरीदने में, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मोड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तरीके क्या हैं, कैसे खरीदा जा सकता है बाहर देशों में कोई भी सामान? तरीके क्या हैं, ये आ सकता है क्या? आएगा ना झांकी भाई, 3 मार्क्स का आ सकता है। तो कैसे करें? फैक्ट्री खोल दो। बाहर तुम फैक्ट्री खोलोगे, पैसा तो लग रही है। तुम इंडिया वाले हो, अमेरिका में जाके खोल दो। तो इस तरीके से तुम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज सोनली बाय द एमएनसी इन सम अदर कंट्री यूजिंग इट्स ओन कैपिटल। खुद का पैसा लगाएगी एमएनसी बाहर के दूसरे देशों में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट बाय एन एमएनसी इन जॉइंट वेंचर विद सम लोकल कंपनी। अच्छा, पहले से ही जो कंपनी यूएसए में हो तुम उनके साथ जाके मिल जाओ, या जैसे बाहर की गार्नियर की कंपनी यहाँ किसी कंपनी के साथ मिल जाए तो उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर, मिल जाना, साथ निभाना, साथिया। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्ट यूनिट बाय एन एमएनसी इन जॉइंट वेंचर, मतलब जैसे सपोज पेप्सी कंपनी यहाँ आके किसी लोकल कंपनी के साथ मिल जाती तो वो है जॉइंट वेंचर। ऐसे भी वो पैसा लगा सकती है और उसको आसानी पड़ेगी ना, पहले का सामान बना बनाया होगा पहले किसी का, वो तो बस आके यूज़ करेगी क्योंकि वो पहले से ही इंडिया में एस्टेब्लिश है ना कंपनी। बाइंग लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन, या ये हो सकता है कि यूएसए वाले यहाँ की किसी कंपनी को खरीद लें और अपना प्रोडक्शन बढ़ा दें, मतलब उन्हें कोई खर्चा ही नहीं लगेगा ना फैक्ट्री बनाने का, क्या बनी बनाई चीज़ को खरीद लेंगे। प्लेसिंग ऑर्डर विद स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर, या तुम तो कुछ भी मत करो, तुम तो यहाँ सामान बनाने किसी को दे दो। कुछ नहीं है, पता है पेपे की जीन्स में क्या होता है, कोई भी जीन्स आती है लेवाइस पेपे, वो है ना इंडिया में ही बनती है, बस उसमें है ना वो ब्रांड लग जाता है पीछे से लाल कलर का लिवाइस, और तुम लोग खरीद लेते हो। कोई उनका फैक्ट्री और प्लांट नहीं होता, बस पीछे सील लगती है लिवाइस नाम की। तो इसमें कुछ खोलना ही नहीं है फैक्ट्री वैक्ट्री, बस सामान बन जाएगा तुम्हारा। फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के फंक्शन क्या होते हैं? ओपन अप द वर्ल्ड मार्केट फॉर द प्रोड्यूसर, जो इंसान है वो अपना माल बाहर भी बेच सकता है, जैसे इंडिया का आदमी है ना वो यूएसए यूके जगह हर जगह माल बेच सकता है। रिड्यूसेस प्रोड्यूसर डिपेंडेंसी ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, और जो प्रोड्यूसर है जो अपना माल बेचारा डोमेस्टिक में बेचता था, जैसे इंडिया इंडिया में, अब उसके बाद बाहर का भी मार्केट है तो अच्छी बात है। इंक्रीजेज द चॉइस ऑफ गुड फॉर बायर, अच्छा आदमी को वैरायटी मिल जाती है खरीदने की, जैसे अपन का बाहर का सामान यहाँ आएगा तो अपने पास वैरायटी आ जाएगी ना यार। इंडिया के भी जूते हैं तो इंडिया के जूते खरीद लो, बाहर के जूते भी अवेलेबल रीबॉक के, तो तुम्हारे पास चॉइस आ गई।
30 और लास्ट है सॉरी मतलब इसी का, इंटीग्रेट्स वेरियस नेशन एंड पेव्स द वे फॉर कल्चर एंड अदर कॉन्टेक्ट्स। अरे मतलब है ना, इससे अपने रास्ते खोल के बाहर बाहर की जगहों से मतलब अपन उनसे घुल मिल जाते हैं अच्छे से, बस यही है इंटीग्रेट यानी घुल मिलना। इंटीग्रेट्स वेरियस नेशन एंड पेव्स द वे, और एक रास्ता बनाती है फॉर कल्चर एंड अदर कॉन्टेक्ट्स। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ओके, यहाँ की कंपनी यूएसए में खोले, यूएसए की कंपनी यहाँ खोले, इधर उधर खोले जाना, मतलब अपना धंधा हर जगह फैला देना, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तुम्हारा धंधा इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, यूके में भी है, भाई साहब छा रहे हो, ये होता है ग्लोबलाइजेशन। पूरे ग्लोब में फैले हुए हो तुम लोग। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। द इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट विद अदर नेशन हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर प्लेस। अरे यार, सब दुनिया एक छोटी सी जगह बन के रह गई है। रीजन्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, इम्प्रूव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अपने पास नई नई चीज़ आई, इंटरनेट आया, टेलीविजन आया, सब वहीं से तो आया। इंक्रीजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स अमंग नेशन, अपना धंधा बढ़ता है यार, अपना बाल बाहर बिकता है तो ट्रेड और कॉमर्स यानी धंधा बढ़ता है ना जाने मन। इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यार ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे इम्प्रूव होगा? चलो अच्छा, एरोप्लेन की फैसिलिटी मिलती होगी अच्छी खासी, यही होगा इसमें तो लिख देना इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एयरक्राफ्ट और शिप्स। अच्छा ऐसे क्या? हाँ मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है एयरक्राफ्ट के हिसाब से और शिप्स के हिसाब से, तो तुम्हें वहाँ जाने में अच्छा सामान मिल जाता है, अच्छी सुविधा मिल जाती है मतलब एरोप्लेन और शिप्स में। ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर एजुकेशन, लोगों के पास अब फुल चॉइसें हैं, मतलब मोबिलिटी मतलब लोग इधर से उधर जा सकते हैं जॉब्स के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए, और क्या चाहिए यार? यहाँ कमाना है यहाँ कमाओ, नहीं तो यूएसए में कमाओ 5 लाख रुपए प्रति महीना। ट्रेड बैरियर, ट्रेड में रुकावट, ट्रेड में रुकावट ये क्या चीज़ है भाई? मतलब है ना, अब हमारे रास्ते क्या था, टैक्स आ जाते हैं अलग अलग तरह के, देखते हैं। एनी टैक्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एनी रुकावट दैट इज इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड इनटू अ कंट्री इज कॉल्ड अ ट्रेड बैरियर। मतलब बाहर का सामान यानी इंपोर्ट होना भी जाता है और उस पर कोई टैक्स लगा दो या किसी तरह की रुकावट लगा दो तो वो होता है टैक्स बैरियर। बैरियर मतलब ये होता है रुकावट, तो ये रुकावट तो सही चीज़ नहीं है ना, टैक्स लगा के वो माल का दाम ही बढ़ा दोगे तुम तो। ट्रेड बैरियर इम्पोज फॉर रेगुलेटिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर सेफगार्डिंग द लोकल। ओके भाई, ट्रेड बैरियर या टैक्स इसलिए लगाया जाता है बाहर के मालों में कि अगर बाहर की कंट्री का माल इंडिया में आए और जो यहाँ के बेचारे प्रोड्यूसर हैं उनका धंधा ना छिन जाए, तो इसलिए वो बाहर का माल थोड़ा महंगा कर देते हैं। नहीं तो अपन का तो धंधा ही बंद हो जाएगा, अगर बाहर से सामान आने लग गया तो अपन तो बिल्कुल बर्बाद होने के रास्ते पर आ जाएंगे। तो इसलिए ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं। तो दाग अच्छे हैं तो ट्रेड बैरियर भी फॉरेन ट्रेड पर, इम्पोर्ट्स पर अच्छे हैं एक हद तक। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड imposed ट्रेड बैरियर and allowed import of only essential commodity to give protection to the upcoming industries। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने ट्रेड बैरियर बहुत सारे लगा दिए और सिर्फ वही सामान इंडिया में आ सकता है बहुत ज़रूरी है, ताकि अपकमिंग, ताकि इंडिया में इंडस्ट्रीज बची रहे, नहीं तो भाई बाहर का माल ही बिकता रहेगा तो फिर लोग खरीदेंगे क्या इंडिया से? ओके, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है, उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया, ये हो गया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यार हिल गए नोट्स, ये ये इट स्टैंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन। मतलब इससे होता है लिबरलाइजेशन, हट जाना, सारे के सारे रुकावटें हट जाना। इट स्टैंड्स फॉर द रिमूवल, हटाना, ऑफ ट्रेड बैरियर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, जो अपनी सरकार ने लगाए हुए हैं ना उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। हटा सावन की घटा, सरकार ने जो भी रुकावटें लगाई हैं हटा खटा फटा। लिबरलाइजेशन ओपन अप द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन टू फॉरेन ट्रेड। अब लिबरलाइजेशन जब इकोनॉमी खुलती है तो अपन फॉरेन ट्रेड भी कर पाते हैं। इंडिया कब हुआ था लिबरलाइज? इंडिया ने कब ये सब करना शुरू किया था? इंडिया ने किया था 1991 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO क्या है भाई, इतना महंगा नाम, पर कर लेंगे रे, इतना क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनाइटेड नेशन, अच्छा यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ग्रुप है, एस्टेब्लिश इन 1995 अंडर द बेटन वुड सिस्टम। ओके, बस एक सिस्टम है जिसके अंडर में खोला था, याद रख लो, 1995 में ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर। और अबाउट 150 कंट्रीज आर इट्स मेंबर, 150 कंट्रीज इसकी मेंबर है। एम्स एट लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड को खोलने का काम करती है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ बायस्ड इन फेवर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, ये गलत है। ये ज़्यादा फेवर करती है डेवलप्ड कंट्रीज को जो ऑलरेडी डेवलप्ड है और रिच है, जैसे USA UK, ये थोड़ा गलत है, और इंडिया को थोड़ा कम ध्यान देती है, ये तो गलत है ना, बहुत गलत है।
इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अच्छा, जो ग्लोबलाइजेशन है इससे इंडिया में क्या फ़र्क पड़ा है, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है, देखते हैं क्या है। कंज्यूमर नाउ है बेटर चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट एट चीपर प्राइस। अपन को कोई भी सामान अच्छा सा सस्ते प्राइस पर मिल जाता है क्योंकि बाहर भी वो माल अवेलेबल रहता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी हैज इंक्रीज इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट मतलब फॉरेन कंपनी जहाँ पैसा लगा रही हैं, विच हैज़ रिजल्टेड इन, जिससे क्या हुआ, जॉब नई नई आई है लोगों के लिए, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन, एडिशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब डॉलर में पैसा बढ़ा है हमारी कंट्री में, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। प्रॉस्पेरिटी ऑफ लोकल इंडस्ट्री सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू एमएनसी। अच्छा, लोकल इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिला क्योंकि वो कच्चा सामान इन एमएनसी को बेचती है, मतलब उसका कच्चा सामान ही बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं। क्या यार, किस्मत भी क्या है, मतलब अपना कच्चा सामान उन्हें बेचना पड़ा, अपने कच्चे सामान से कुछ अच्छा सामान खुद ही बना लो, लेकिन खैर मजबूरी है यार। इंडियन मार्केट है एक्सपेंडेड मैनी फोल्ड। इंडियन मार्केट बहुत आगे जा चुके हैं इस वजह से, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। सम इंडियन कंपनीज हैव गेन्ड द स्टेटस ऑफ मल्टीनेशनल देमसेल्फ। कुछ कंपनियां तो बहुत आगे बढ़ गई हैं भाई साहब, उनका तो नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है, जैसे इन्फोसिस, टाटा, रेनबैक्सी एटसेट्रा। सर्विस इंडस्ट्री इज विटनेस्ड अ फिलिप। सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत फिलिप आया, बहुत बड़ा, मतलब धड़क्के से ऊपर बढ़ी है। वो कौन सी सर्विस इंडस्ट्री है? कॉल सेंटर है, इंजीनियरिंग सर्विस, अकाउंटिंग एटसेट्रा, ये सारी सर्विसेज में बूम मिला है, मतलब मार्केट ऊपर बढ़ा है। लेकिन इट हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड द स्मॉल एंटरप्राइज दैट फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज एमएनसी। पर इससे बेचारी जो इंडिया की छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उन्हें बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा, ये बहुत बुरी बात है यार, ये तो बहुत बुरी बात है। खैर, कोई भी चीज़ होती है उससे अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मतलब ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया यार, और तो कुछ है ही नहीं, और क्या, बस यही एक लेक्चर था।